हेलो गाइस, वेलकम टू डायोड एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसकी फर्स्ट हेडिंग है हमारी चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मीन्स चार्ज हमारे मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं जिसके थ्रू वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर उसे सेंस करेगा। आपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखे होंगे, जब हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब के साथ हेयर अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड एग्जांपल, जब हम हेयर पे स्केल को रब करते हैं, उसके बाद हम पेपर्स के स्मॉल पीसीस को स्केल के पास लाते हैं तो वो दो उनमें भी आपस में अट्रैक्शन होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। चार्ज की एसआई यूनिट है हमारी कूलाम, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से। चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं एंड नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस की। अनलाइक चार्जेस हमारे अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस कौन से होते हैं? हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। अब आते हैं हमारे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। ये आपस में हमेशा रिपल्सन करते हैं, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। नेचर में जो हमारे मैटर होते हैं वो मैटर क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रली चार्ज्ड। बिकॉज मैटर के अंदर क्या होता है? हमारा एटम। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अब क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूट्रल चार्ज एंड प्रोटॉन होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज। इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज। अभी हम सभी जानते हैं किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सेम चार्ज हमारा प्रोटॉन पे होता है, बट प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, जिसकी वजह से उसका जो नेट चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमारा कोई एटम न्यूट्रल है, कोई मैटर हमारा न्यूट्रल है, उस स्टेट में उसके पास क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एंड 10 प्रोटॉन का चार्ज है। तो हमने उसको एक एनर्जी दी, उस एनर्जी को लेके वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ी एंड वो अपने ऑर्बिट से आउट हो गया। अब जब अपने ऑर्बिट से आउट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक्सेसिव चार्ज भी बोलते हैं। अब इस पर इनिशियल स्टेट पर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन का चार्ज था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को इससे लूज़ करवा दिया, तो इसके पास चार्ज बता 9 इलेक्ट्रॉन का एंड 10 प्रोटॉन का। जब उनको आपस में ऐड करेंगे तो उनका नेट चार्ज निकालेंगे तो उनका नेट चार्ज निकलेगा +1 चार्ज। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन लूजिंग का और गेनिंग का मटेरियल के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इनिशियल स्टेट पर किसी मटेरियल का मास m0 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो उस पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक, और उसका मास हो जाएगा m। तो इनिशियल स्टेट पर मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझिए, उसने अपनी किसी पार्ट में से कुछ एक पार्ट दे दिया तो उसका कुछ पार्ट कम हुआ ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे इनिशियल स्टेट पर जो हमारा m0 मास था वो ग्रेटर दैन होगा आफ्टर लूजिंग ए इलेक्ट्रॉन, तो m0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m। सिमिलरली इनिशियल स्टेट पे हमारे मटेरियल का मास है m0, इस बार उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, जिसकी वजह से उसका क्या होगा? उसका मास बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा m0 इज़ लेस देन m। अब बताते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब एक हम छोटा सा कंक्लूजन देखते हैं, या फिर आप समरी कह सकते हैं इसे। जब कोई भी चार्ज है वो रेस्ट पे हो, व्हेन ए चार्ज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी उसकी 0 होगी, बट इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मतलब जो हमारा रेस्ट पे जो हमारा चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? हमारा जो हमारा चार्ज है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, बट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। बिकॉज आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब किसी करंट कैरिंग वायर में
चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव मोशन की वजह से उस पर करंट आता है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अब केस थर्ड में क्या हमारा जो वेलोसिटी हमारी वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारी वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा एंड वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। बट इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा, उस वेव्स को हम नाम देते हैं ईएम वेव्स, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइक गामा रे, एक्स रे, यूवी रे एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हमारे मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। मटेरियल हमारे 3 टाइप के होते हैं। कंडक्टर मीन्स कंडक्टर हमारे वो होते हैं जिसमें ईजिली हमारे जो चार्ज होता है वो ईजिली मूव करते हैं, जैसे लाइक मेटल्स, अर्थ, वाटर एट्सेट्रा। अब बात आती है सेकंड मटेरियल की, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर हमारे वो होते हैं जिसमें ईजिली हमारे जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं करते, लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर एट्सेट्रा। अब हम बात करें सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर पार्शियली कंडक्टर होता है और पार्शियली इंसुलेटर होता है, मीन्स ये दोनों तरीके का बिहेव करते हैं, इंसुलेटर भी एंड कंडक्टर भी। इसके एग्जाम्पल हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर है जिसको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गाइस अब हम बात करेंगे जब हमें पता है किसी मेटल पे एंड कंडक्टर पे एक्सेसिव चार्ज होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होते हैं, तो उसके सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। तो उसके सरफेस पे क्यों होते हैं? बिकॉज कोई भी कंडक्टर है या मेटल है, हम उसको जब चार्ज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो रिपेल करेंगे तो उसकी जो लेयर है वो उस सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए वो उसके सरफेस पे आके बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारी यूनिफॉर्म शेप में मेटेलिक स्फेयर है या फिर मेटेलिक सीट है। इसमें क्या होगा, जो हमारे चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर उसकी सरफेस पे बैठ जाते हैं। अब बात आती है जब हमारी शेप नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में क्या होता है, जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होता है उस पॉइंट पे हमारा चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज चार्ज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स चार्ज डेंसिटी हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के। चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब आप इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर आप क्लिक करके छोटा सा सर्कल बना के देखो, उस सर्कल के आसपास जितना भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, बट इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके अराउंड सर्कल हमारा बड़ा बनेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अब इस केस में क्या है, कोई मटेरियल है उसके पास हमारा चार्ज है -1 कूलाम, 2 कूलाम एंड 3 कूलाम। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इसको सिंपली हम ऐड करेंगे, जो भी इसका नेचर है वो नेचर भी रखेंगे, -1 + 2 + 3, कितना चार्ज हो गया हमारा 4 कूलाम। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एज यू नो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा चार्ज है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, और चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें हमारा चार्ज है 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम। अब दूसरा उसमें आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है हमारा 3 कूलाम, 1 कूलाम एंड एक्स। तो जब ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें जो चार्ज है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, 2 कूलाम। अब पढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स सिंपली मेजरेबल। इसका फॉर्मूला होता है हमारा Q = ±NE। हेयर N रिप्रेजेंट इंटीजर्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और E के हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कभी भी हम जैसे चार्ज को हम कभी भी लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, तो उस केस में क्या हम चार्ज को हमेशा या तो 1, 2, 3 इस तरह से देंगे, कभी हम ऐसे नहीं दे सकते 1/4 या फिर फ्रैक्शन वैल्यू या फिर पॉइंट वैल्यू, हम चार्ज को कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें इंटीजर वैल्यूज़ होती है।
अब बात आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, डेट इज़ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस मीन्स, वेरिएबल मीन्स होता है कोई चीज़ वेरी कर रही हो, तो सेम इनवेरियंस का मीन्स जो चीज़ वेरी ना कर रही हो। अब ये क्या होता है हमारे इनवेरियंस ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई चार्ज हमारा रेस्ट पे है, तो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रेस्ट पे है, सेम अगर वो चार्ज मोशन में भी होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, वो चेंज नहीं करेगी। ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। अब बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग कैसे करते हैं हम? फर्स्ट मेथड है हमारा बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन कैसे? ग्लास रोड को एंड सिल्क क्लॉथ को जब रब करेंगे, इनिशियल स्टेट पर ग्लास रोड एंड सिल्क क्या है हमारी न्यूट्रली चार्ज। जब इन्हें आपस में रब करेंगे, मतलब फ्रिक्शन करेंगे इनमें, तो क्या होगा, ग्लास रोड हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड सिल्क क्लॉथ क्या हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, जिसकी वजह से ग्लास रोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो ये हमारा क्लॉथ है हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, +Q एंड -Q चार्ज। अब बात आती है सेकंड मेथड, डेट इज़ कंडक्शन मेथड। इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में लाके उस एक चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाके न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हैं। ये हमारी चार्ज बॉडी है और ये हमारी अनचार्ज बॉडी है। इसमें क्या है, हमने इसको अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाया चार्ज बॉडी को, जिसकी वजह से इसके इस सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा एंड इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ग्राउंड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस चार्ज बॉडी को और इस अनचार्ज बॉडी को अलग कर देंगे, जिसके बाद जो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया था ये इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड, डेट इज़ इंडक्शन मेथड। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इंडक्शन मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, ये हमारी मेटल स्फीयर बॉल है, ये हमारी इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़ी है। जब इसके पास हम पॉजिटिव चार्ज रोड को लेके आएंगे तो इसके इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड अदर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ क्यों आएगा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर जो एक्सिस चार्ज आ गया है उसको हम ग्राउंड कर देंगे। एज यू नो, अर्थ पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ग्राउंड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज उससे न्यूट्रल हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को और बॉडी को बिल्कुल अलग कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज था ये इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसमें हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता है, हमारी दो मेटल स्फीयर बॉल हैं और ये इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़ी हैं। दोनों इनिशियल स्टेट पर न्यूट्रल हैं। इसके पास हम किसी पॉजिटिव रोड को लेके आए हैं। इस पॉजिटिव रोड की वजह से जो पहली सरफेस है हमारी, पहली स्फीयर है, इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसकी इस सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाली स्फीयर की इस वाली सरफेस को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज कर देगा, जिसकी वजह से इसकी इस साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सेम पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों स्फीयर बॉल को अलग कर देंगे। अब जब ये दोनों स्फीयर बॉल अलग हो जाएंगी, मेटल स्फीयर बॉल अलग हो जाएंगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर ये मेटल स्फीयर हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। एंड इस वाली मेटेलिक स्फीयर पर हमारा नेगेटिव चार्ज था, तो इस पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर नेगेटिवली ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।